वर्ल्ड्स फाइनेस्ट असैसिन के एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है असैसिन को जो कि गॉडेस से पूछता है क्या रीइंकार्नेशन करना इतना ज्यादा आसान होता है। तो फिर गॉडेस कहती है ये सिर्फ साइकिल है जिसके अंदर हम लोग उनकी सोल को क्लीन कर देते हैं और असल में वो कभी भी नहीं मरते हैं, सिर्फ उनकी एक पॉइंट तक की लाइफ खत्म हो जाती है, यानी उनकी सारी यादें या फिर जो भी उनके इमोशन रहते हैं उन्हें हटा देते हैं और उसके अलावा ये सिर्फ एक तरह का रिसाइकल होता है। तो फिर असैसिन गॉडेस के पास आके कहता है यानी उनकी मेमोरी चली जाती है और उनकी जो पहले की पर्सनैलिटी रहती है वो भी डिसअपीयर हो जाती है। तो फिर गॉडेस कहती है हाँ, और तुम सबसे ज्यादा लकी हो कि तुम रीइंकार्नेट होने के बाद भी अपनी मेमोरीज और अपनी पर्सनैलिटी को रख सकते हो। वैसे ये बिल्कुल किसी आरपीजी गेम के जैसा है, जैसे तुम्हें उसके अंदर एक्सपीरियंस मिलता है वैसे ही रियल लाइफ में भी होता है और ये काफी ज्यादा बुरा होगा अगर तुम इस ऑफर को रिफ्यूज कर देते हो। आगे असैसिन कहता है इसका मतलब है मैं इसके बाद अपनी जिंदगी को जी सकता हूँ, तो फिर मुझे बताओ टारगेट के बारे में। ये सुन के गॉडेस कहती है इसका मतलब है तुम मेरी रिक्वेस्ट को लेने आले हो। तो फिर असैसिन कहता है वो पहले ही मर गया है तो वो किसी भी चीज का रिस्क लेने से नहीं डरेगा। ये सुन के गॉडेस हंसने लगती है। तो फिर असैसिन कहता है जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं लोगों के लिए सिर्फ लोगों को मारने का एक टूल बन के रह गया हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी बिना इमोशन के बिता दिया, सिर्फ एक अच्छा टूल बन के, और मैंने अपनी आखिरी यादों में सिर्फ इस चीज को रिग्रेट ही किया है कि मेरी जिंदगी ऐसी थी और अब मैं इन सारे के सारे इमोशंस को नहीं भूलना चाहता और मैं अपनी अगली जिंदगी में किसी और का टूल नहीं बनना चाहता। ये सुनने के बाद गॉडेस कहती है तुम अगर मेरी रिक्वेस्ट को पूरा कर लेते हो तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम दुनिया में क्या करते हो। और उसके बाद असैसिन कहता है मुझे नॉलेज दे दो उस वर्ल्ड की, और उसके बाद गॉडेस उसके सर के ऊपर उंगली रखती है और उसके बाद कहती है तुम्हें यहाँ के ब्रेव को खत्म करना है और तुम्हारी डेडलाइन है 18 साल बाद जब तुम उस दुनिया के अंदर पैदा होगे। फिर गॉडेस उसे दिखाती है मैजिक की फाउंडेशन को और साथ ही साथ वहाँ के कल्चर, टेक्नोलॉजी, एज और साथ ही साथ ब्रेव के बारे में चीजों को। ये सारी चीजें देखने के बाद असैसिन कहता है ये ज्यादा डिफरेंट नहीं है जिस वर्ल्ड में मैं रहता था, सिर्फ यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे मैजिक एग्जिस्ट करता है और यहाँ के लोग थोड़े पुराने जमाने में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं हुई है और यहाँ के कुछ लोगों के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो हमारी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा आसानी से हरा सकते हैं। और उसके बाद असैसिन कहने लगता है मुझे नई दुनिया के बारे में सब कुछ पता चल गया है। और उसके बाद वो कहता है आखिर एक ब्रेव, एक हीरो को आप क्यों मरवाना चाहती हैं। तो फिर गॉडेस बताती है आज से 16 साल बाद जब तुम रीइंकार्नेट हो जाओगे उस वर्ल्ड के अंदर तो ब्रेव डीमन किंग को हराएगा और दुनिया को बचा लेगा, लेकिन उसके बाद वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा और पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा देगा और फिर 18 साल के बाद ही जो दुनिया रहेगी वो तबाह हो जाएगी, तो इसीलिए तुम्हें वहाँ के ब्रेव को किल करना होगा। ये सुनने के बाद असैसिन कहने लगता है मुझे अभी तक जो नॉलेज मिली है और जितनी चीज़ें मुझे पता चली हैं, ह्यूमन की एक लिमिट होती है लेकिन जो ब्रेव है उसकी एबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो अकेले ही पूरी ह्यूमैनिटी को सरपास कर सकता है। और अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो मुझे एक मॉन्स्टर को मारना है जिसके पास हद से ज़्यादा ताकत है और मैं ये काम सिर्फ नॉर्मल एबिलिटीज़ के साथ करूँगा। ये सुनने के बाद गॉडेस उसके पास आती है और कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि ये काम और कोई नहीं कर सकता, ना एक सोल्जर, ना एक नाइट और ना एक मैजिशियन, ये काम सिर्फ और सिर्फ एक असैसिन कर सकता है। और उसके बाद वो कहने लगती है मैंने जैसा सोचा था तुम दुनिया के सबसे फाइनेस्ट असैसिन हो। ये सुनने के बाद असैसिन कहने लगता है मुझे सबसे ज़्यादा ताकत चाहिए, सबसे ज़्यादा एबिलिटी चाहिए। और फिर गॉडेस कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारी स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज दे दूंगी ह्यूमन के अंदर की। फिर वो उसे एक दूसरी दुनिया के अंदर ले जाती है जहाँ पे स्किल्स रहती हैं सारे ह्यूमन की। और उसके बाद वो कहती है यहाँ पे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी और उसके बाद तुम्हें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स को चुनना है और वो मैं तुम्हें दे दूंगी। देन असैसिन पूछने लगता है अगर आप मुझे दूसरी दुनिया से इसमें रीइंकार्नेट करेंगे तो क्या इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर गॉडेस बताती है उनके पास यहाँ पे सोल नहीं है जिन्हें वो रीइंकार्नेट कर पाए, इसलिए वो दूसरी दुनिया की सोल को ला रही है और उनको किस्मत से वो मिल गया जिसकी स्किल्स काफी ज्यादा कमाल की हैं। फिर असैसिन कहता है एक आखिरी सवाल, अगर मैं उसे 18 साल से पहले मार दूं जब मेरी तैयारी पूरी हो जाए तो क्या ये ठीक रहेगा। फिर गॉडेस कहती है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब तक हीरो डीमन किंग को नहीं मार देता तब तक तुम उसे नहीं मारोगे,
ताकि वो दुनिया को तबाह होने से बचा ले, लेकिन फिर तुम उसे मार देना। ये सुनने के बाद असैसिन कहता है अगर वो दुनिया को बिना ब्रेव को मारे बचा पाए तो क्या ये ठीक रहेगा? तो फिर गॉडेस कहती है अगर तुम ऐसा कर पाए तो ये ठीक रहेगा। और उसके बाद असैसिन कहता है वो उनकी रिक्वेस्ट को लेता है। ये सुनने के बाद गॉडेस काफी खुश रहती हैं और उसे कह देती हैं अपनी एबिलिटी या स्किल्स को चुनने के लिए। फिर असैसिन सोचता है वो 5 कैटेगरी की सिर्फ एक ही स्किल्स को ले पाएगा और इसका मतलब है उसे टोटल 5 स्किल्स मिल पाएंगी। सारी की सारी स्किल्स के बारे में वो सोचता है और उसके बाद वो कहता है मुझे ऐसी स्किल्स चुननी होंगी जिससे मैं उससे लड़ पाऊँ। और वहाँ पे करीब 1 लाख स्किल्स रहती हैं, लेकिन वो एस रैंक की एक स्किल को लेता है सुपर रीजनरेशन, जिससे वो काफ़ी जल्दी ठीक हो पाए। और फिर वो ए रैंक की स्किल्स को लेता है एन्चेंटिंग मैजिक, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज़ को एन्चांट कर पाएगा। और उसके बाद वो बी रैंक की स्किल्स को लेता है जिससे उसे मिलती है तेज़ी से ग्रो करना और अनलिमिटेड स्टैमिना। फिर वो सी रैंक के अंदर से मार्शल आर्ट्स को चुनता है और जब वो डी रैंक की स्किल्स को देखता है तो फिर वो एक स्किल को देख के काफ़ी हैरान रहता है और कहता है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है, शायद गॉडेस ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद वो कहता है वो अपनी एलिमेंटल ताकतों को भी चुन सकता है। यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट है, 2 काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं और 4 बेसिक एलिमेंट है, लेकिन वो बेसिक आलू को लेगा क्योंकि इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी रिकवर कर पाएगा। उसके बाद वो वापस उसी वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। गॉडेस कहती है लगता है तुमने अपने सारे कॉम्बिनेशन को ले लिया है। और उसके बाद वो कहता है मैंने अपने प्लान को चुन लिया है। फिर गॉडेस कहती है तुम ह्यूमंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हो क्योंकि तुमने उन्हीं स्किल्स को लिया है जो सुनने में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लगती हैं। ये सुनने के बाद असैसिन गॉडेस से कहता है वैसे भी मुझे एक मॉन्स्टर को मारना है जिसके पास 30 स्किल्स रहेंगी। और उसके बाद वो कहती है तुम क्या तैयार हो? असैसिन कहता है हाँ। आखिर में वो असैसिन को बताती है तुम्हें रीइंकार्नेट किया जा रहा है एक नोबल, जहाँ पे तुम एक असैसिन की तरह काम करोगे। और वहाँ से जाते हुए असैसिन सोच रहा रहता है अगर एक मिशन करने से मुझे मेरी ज़िंदगी वापस मिल जाएगी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है इस बार वो अपनी खुशी को हासिल करके रहेगा। तभी हमें दिखाया जाता है एक लेडी को जो कि कहती है ये एक लड़का है। ये सुनने के बाद वहाँ पे एक लेडी लेटी रहती है और वो कहती है क्या सच में? और फिर हमें उसी लेडी को दिखाया जाता है, वो भी असैसिन के पर्सपेक्टिव से, जो कि बच्चा रहता है। और उसके बाद उनका हस्बैंड कहता है इसका नाम हम लोग ल्यूग रखेंगे। फिर वो बच्चे के पास आके उसे सहलाने लगते हैं और उसके बाद वो कहते हैं सियान हमें इसे असैसिन की लेसन देने होंगे। ये सुनने के बाद वो लेडी काफ़ी नाराज़ हो जाती हैं और कहती हैं उन्हें डर लग रहा है कि कहीं वो रूफ की तरह इसे भी ना खो दें। लेकिन फिर उसके फादर कहते हैं वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे और अगर उन्हें इसे बचाए रखना है तो उन्हें इसे ताकतवर बनाना होगा। तभी ल्यूग अपनी आंखें खोलता है और कहता है उनके फादर का नाम है सियान और उसकी मदर का नाम है एस्ली। देन वो कहता है वो एल्वन किंगडम की असैसिन नोबल फैमिली के अंदर रीइंकार्नेट हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है ल्यूग को जो कि थोड़ा बड़ा हो गया और वो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है। फिर वो बताता है यहाँ पे 7 साल बीत चुके हैं उसे रीइंकार्नेट हुए, लेकिन वो अभी मैजिक को यूज़ नहीं कर सकता। मैजिक काफ़ी ज़रूरी है ब्रेव को मारने के लिए, लेकिन उसके लिए उसे टीचर चाहिए। फिर वो पेड़ की डाली से उल्टा लटक के अपने सेंसर्स का इस्तेमाल करते हुए बो से निशाना लगा के एक छोटे से खरगोश को मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी मदर उस खरगोश को देख के कहती है तुमने इसे काफ़ी अच्छी तरीके से हंट किया है। और उसके बाद वो कहता है मुझे हंटिंग अच्छी लगती है और मैं इसे खुद पकाना चाहता हूँ। ये सुन के उसकी मदर नाराज़ होती हैं, लेकिन उनके फादर कहते हैं उसे ये करने दो। उसकी मदर कहती हैं वो मदर है तो उन्हें ये सारे काम करने चाहिए। और फिर वो ल्यूक की कुकिंग की तारीफ़ करने लगती हैं। ल्यूक कहता है इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। और फिर ल्यूक कहने लगता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा मीट या प्रोटीन चाहिए ताकि उसकी बॉडी और साथ ही साथ मसल्स बोन्स सब कुछ अच्छे से ग्रो कर पाए। और फिर उसकी मदर उसके खाने को खा के काफ़ी खुश होती हैं। और उसके फादर कहते हैं ल्यूक सच में एक काफ़ी जीनियस बच्चा है, वो काफ़ी अच्छी कुकिंग कर लेता है। फिर वो सोचने लगता है उसने ये सारी चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी अपनी पुरानी ज़िंदगी में। उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और उसके फादर का जो पब्लिक के लिए चेहरा है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन और तभी उसके फादर कहते हैं चलो हम लोग चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए। ल्यूक वहाँ पे लाइट जलाते हुए आ जाता है जो कि एक बेसमेंट रहता है। वहाँ पे उसके फादर उससे कहते हैं अपने कपड़े उतारने के लिए और फिर वो उसकी बॉडी के मसल्स और साथ ही साथ बोन को चेक करने लगते हैं। फिर ल्यूक बताता है उसके फादर काफ़ी ज़्यादा अच्छे डॉक्टर हैं एल्वन किंगडम के अंदर और वो यहाँ के नोबल्स को ट्रीटमेंट देते हैं। आगे ल्यूक कहता है वो लोग यहाँ पे डेथ और लाइफ को कंट्रोल करते हैं और किंगडम को सपोर्ट करते हैं।
साथ ही साथ वो बताता है वो अपने फादर के साथ ट्रेनिंग करता है ताकि वो ब्रेव को असैसिनेट कर पाए, और उसके फादर ने उसे मेडिकल और साथ ही साथ असैसिनेशन की ट्रेनिंग दी है। उसके बाद ल्यूक के फादर कहने लगते हैं तुम काफ़ी जल्दी ग्रो कर रहे हो और तुम्हारा जो रेट है ठीक होने का वो भी काफ़ी अच्छा है। मेरे ख्याल से तुम्हारा स्टेमिना काफ़ी होगा एक सर्जरी के लिए। फिर वो अपनी आंखों को दिखाते हैं और कहते हैं ये हमारी फैमिली का एक सीक्रेट है। फिर वो बताते हैं इन आंखों को एनहांस किया गया है जिससे ये मैजिकल पावर और साथ ही साथ अलग अलग चीज़ों को सेंस कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं क्या तुम्हें इस सर्जरी से डर लग रहा है? ल्यूक कहता है उसे अपने फादर पे भरोसा है, और ये सुन के उसके फादर खुश हो जाते हैं। फिर ल्यूक की आंखों पे पट्टी बंधी रहती है और उसकी मदर उसे खाना खिला रही रहती है, और फिर वो ल्यूक को थोड़ा सा परेशान करने लगती है। ल्यूक देखता है उसके फादर आ गए तो वो वहाँ पे चला जाता है। उसके बाद ल्यूक के फादर कहते हैं भले ही तुम काफ़ी अच्छे हो लेकिन तुम अभी भी असैसिनेशन की स्किल्स को सीख रहे हो। आगे वो ल्यूक से कहते हैं पट्टी निकालने का वक्त आ गया, और वो पट्टी को हटा देते हैं। ल्यूक अपनी आंखें खोलता है और वहाँ के नज़ारे को देख के काफ़ी खुश हो जाता है, और फिर वो अपनी आंखों से फोकस करने की कोशिश करता है, और वो पानी के अंदर की मछलियों को भी देख पा रहा था और उसके सेंसेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुके थे। उसके बाद वो अपने फादर के अंदर के मैजिक को देखने की कोशिश करता है और उसे सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद ल्यूक कहने लगता है मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा क्योंकि तुम्हें ये चीज़ें अपने बच्चों को भी कभी ना कभी करनी होगी। और फिर वो ल्यूक से कहने लगते हैं तुम्हारे लिए टीचर मिल गया है और तुम उसके सामने अच्छी तरीके से बिहेव करना। ये सुन के ल्यूक काफ़ी खुश रहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उसकी मम्मी किसी चीज़ को क्यूट कह रही रहती है और सामने ल्यूक खड़ा रहता है जिसने अजीब से लड़कियों जैसे कपड़े पहने थे। फिर वो कहने लगता है वो ऐसे कपड़े में अपने टीचर से नहीं मिलेगा। उसकी मदर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है और फिर ल्यूक मान जाता है। वो अपने फादर के साथ खड़ा रहता है अपने टीचर के इंतज़ार में। तभी वहाँ पे एक बगी आती है और उसके अंदर से एक लड़की निकलती है। उसे देख के ल्यूक अपने मन में सोचता है ये तो एक बच्ची है। उस लड़की को देख के उसके फादर कहने लगते हैं तुम काफ़ी बिजी हो लेकिन यहाँ पे आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो लड़की आके ल्यूक को देखने लगती है और कहती है मुझे तो लगा था कि तुम एक लड़के हो। तो फिर ल्यूक कहता है ये उसकी मदर ने किया है, और साथ ही साथ वो कहती है तुम्हें लग रहा था शायद कि मैं बच्ची हूँ है ना। और फिर वो फ्लेम मैजिक को कास्ट करती है जो कि काफ़ी ताकतवर रहता है, और फिर वो बताती है वो स्वेगियल किंगडम के टॉप 5 मैजिशियंस में से एक